नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीसी मित्रा इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी बड़ी हस्ती को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं जो आजकल हर जगह आपको दिख जाएंगी। जगह चाहे छोटी हो या बड़ी, उनकी इसीलिए चर्चा रहती है कि जो भी बुलाता है बड़े प्यार से वहाँ पर बड़े अदब व आदाब के साथ वो वहाँ चले जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के। सर, बहुत स्वागत है आपका डीसी मित्रा इंडिया। धन्यवाद विचित्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से हम लोग, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपकी चर्चा इसीलिए की जा रही है आजकल सियासी गलियारों में या आम व खास में भी, कि आपको जहाँ भी बुलाया जाता है, चाहे वहाँ पर 20-25 लोग हों, चाहे वहाँ पर 500 लोग हों, 50,000 हो, 5 लाख हो, आप हर जगह पहुँच जाते हैं। ऐसा आप कैसे कर लेते हैं? क्योंकि नेता एक बनने के बाद होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होती है कि भैया 25-30 की गैदरिंग होगी तो वहाँ पर जाकर मैं बोलूँगा क्या, है ना? मेरी डिग्निटी के हिसाब से तो कम से कम आप कार्यक्रम आयोजित किया करो, वहाँ बुलाया करो। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। मुझे लगता है कि सांसद बनने के बाद मुझे शायद पहली बार क्या किसी चैनल के साथ रूबरू होने का सौभाग्य मिला है। जी जी। और ये जो आपने प्रश्न किया है, वो प्रश्न के जवाब में मैं सोच रहा था कि इसका क्या जवाब दूँ। आपके प्रश्न के विषय में मैं केवल ये कह सकता हूँ कि जब मैं सांसद बना तो मैंने एक चीज़ मान ली कि ये जो जनता जनार्दन है, जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण बना जी, और जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जनता जनार्दन को मुझे वोट डालने के लिए या मोदी जी को वोट डालने के लिए करवाया, वो मेरी भगवान है। और भगवान के चरणों में भक्त को जाना ही चाहिए। और भगवान जब बुलाए वहाँ हाजिर होना चाहिए। यानी वो जहाँ बुलाएंगे आप वहाँ चले जाएंगे? मैं बिल्कुल, पिछले अगर मेरा 1 साल से अधिक का समय हो गया जी बिल्कुल। उसमें भी आप देखें तो मुझे जहाँ बुलाया जाता है मैं तो बहाना ढूंढता हूँ, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे आज जहाँ मैं सेवा के कार्यक्रम में आया हूँ, मुझे तो बहाना मिलना चाहिए जनता जनार्दन में चलना। तो सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, होता क्या है ना कि हम सिर्फ आजकल की मैं तारीख के लिहाज से या आजकल के दौर के लिहाज से मैं देखता हूँ कि क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी चीज़ें अब बढ़ भी गई है एक नेता के लिए भी। आपकी भी जिम्मेदारी बहुत सारी तय हो जाती है जब आप जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है जीत कर जब अपने संगठन के साथ काम करते हैं। आप जब भी देखें, चंबा जो हमारा एक आकांक्षी जिला है, वहाँ के दुर्गम इलाकों में भी पहुँचे होते हैं। आप देखें, यहाँ कांगड़ा के भी कई दुर्गम इलाके हैं, कई खास इलाके हैं, वहाँ आप पहुँचे होते हैं। उसके बाद दिल्ली भी आपको जाना होता है। इतनी भागदौड़ में ये सब मैनेज कैसे होता है? वो तो दर्शकों को मैं आपको इस विषय में केवल एक बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 38 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। निश्चित है। और एक कार्यकर्ता के रूप में भी मैं ऐसे ही घूमता था। और इन 38 वर्षों में मैंने बहुत बड़े नेताओं के साथ काम किया, बहुत बड़े बड़े नेताओं का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे उस समय जो लगता था कि ये जो नेता जो प्रतिनिधि है उसको कैसा होना चाहिए। जी जी। मुझे लगता था कि नेता जो है एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक क्यों नहीं पहुंचता, उसको पहुंचना चाहिए नेता। क्योंकि वो कार्यकर्ता जो है वही तो हमारी रीढ़ है, जो बूथ में जाके मेहनत करता है और निस्वार्थ भावना से करता है, उसको तो कुछ नहीं मिलता। आप तो 40 साल कार्यकर्ता के तौर पर? हाँ, 38 साल। 38 साल। तो जो चीज़ें मुझे लगती थी कि ये नहीं होनी चाहिए, जब मैं सांसद बना मैंने सबसे अधिक ध्यान उस चीज़ के ऊपर किया, फोकस किया और ये किया कि सबसे अधिक एक्सेसिबल प्रतिनिधि को जनता के प्रति होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ जब जिस समय मुझे बुलाया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्राउड, वहाँ 2 है, 10 हैं, 30 हैं, 30,000 है, 3,000 है, मुझे कोई मायने नहीं रखता। यानी कुल मिलाकर आप बिहाइंड द कर्टन, मतलब सामने आप जैसे हैं वैसे ही बिहाइंड द कर्टन भी है ना। अदरवाइज तो ये देखा जाता है कि एक मौके की तलाश में होते हैं, चाहे कार्यकर्ता हो कोई भी। जब वो मौका मिल जाता है फिर उसके बाद कहते हैं कि आप कोई नहीं, अब देखा जाएगा 5 साल में, जैसे ही 4था साल होगा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन आप कंटिन्यूटी में पिछले 1 साल से अपने घर में बैठा हूँ। और चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो देश का सबसे महान सदन, विश्व की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा,
जी हर समय मेरे सामने मेरी जनता जनार्दन होती है, हर समय मेरे सामने मेरे कार्यकर्ता होते हैं, ये वो मेरे लिए भगवान है। जी और हर समय मेरे सामने उनके द्वारा दी हुई जिम्मेवारी होती है। वो उस जिम्मेवारी का ध्यान रखते हुए लोकसभा में इस क्षेत्र के विषय में जो जो बातें उठानी चाहिए उठाने की कोशिश करता हूँ, और फील्ड में जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए, जनता जनार्दन के बीच में पहुँचना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, उसकी भी मैं चिंता करता हूँ। डॉक्टर साहब, इन दिनों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो दिन है वो किसी के लिए भी सामान्य दिन नहीं है। बरसात का सीजन चल रहा है, इन दिनों में क्या चुनौती कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है? कभी आप सोए हो, आराम कर रहे हो और आपका ध्यान अचानक से ऐसी जगह पर चले जाए कि यहाँ के लोग मेरे क्या कर रहे होंगे, है ना? चाहे वो हमारे दुर्गम क्षेत्र के लोग हों, चाहे कहीं भी आजकल तो सामान्य जो मैदानी इलाके वहाँ पर भी बाढ़ें आ रही हैं, है ना? पहाड़ी इलाके मतलब देखा हम लोगों ने मंडी में किस तरह से, जैसा आप भी कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूंसी कई ऐसे इलाके जो बिल्कुल वॉश आउट हो गए हैं, तो कभी दिमाग में ऐसा होता है अचानक से नींद गायब हो जाती हो, ऐसा होता है सही मायनों में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और मेरी कोशिश रहती है, जैसे भगवान की बड़ी कृपा रही इस बार मेरे लोकसभा क्षेत्र में, अभी तक तो ऐसी कोई घटना घटी नहीं एक्सेप्ट धर्मशाला में जो हादसा हुआ। तो मैं उस समय दिल्ली था। जब मुझे ये पता चला कि वहाँ ये हादसा हुआ, इतने मजदूर बह गए, तो मेरा मन करे कि मैं अभी निकलूँ, लेकिन कुछ मेरी राजनीतिक मजबूरी थी, व्यस्तता थी। जैसे मैं वहाँ से फ्री हुआ और उस समय जब मैं वहाँ पहुँचा, बहुत बारिश हो रही थी। मैं बिना किसी चकाचौंध के, बिना किसी मीडिया को भी बताए हुए उस क्षेत्र तक, जहाँ तक मैं पहुँच सकता था, उस क्षेत्र में पहुँचा। उन परिवारों से भी मिला जो पीड़ित परिवार हैं, और उसके बाद चंबा का बड़ी कृपा रही प्रभु भोलेनाथ की कि इस बार कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तीसा के आसपास थोड़ा हुआ था। मैं वहाँ तक भी पहुँचने की मैंने कोशिश की, ताकि आपका प्रतिनिधि जो है, जिसको आपने जिताकर भेजा है, वो प्रतिनिधि आपका गार्डियन है, वो प्रतिनिधि आपका अभिभावक है। यदि आपको कोई मुसीबत आती है, यदि वो आपके साथ खड़ा भी हो जाएगा, तो बहुत बड़ा संबल मिलता है। जिसको जो समस्या से गुजर रहा हो, जो समस्या से पीड़ित हो, उसको बहुत बड़ा संबल मिलता है। क्योंकि मैं 38 सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी ये चिंता रहती है, ये भावना भी रहती है कि मुझे हर समय सुख दुख में अपनी जनता जनार्दन के साथ होना चाहिए। और मैंने एक निर्णय किया था जब मैं सांसद बना था, बाकी का जीवन कितना है ये तो पता नहीं, तो प्रभु के हाथ में है, लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा बाकी का बचा जीवन है, वो केवल कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन। तो सब क्या इसलिए मुझे बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है इन चीज़ों में। डेफिनेटली आप कार्यकर्ता के तौर पर इतना टर्न्योर गुजार चुके हैं, तो अब निश्चित तौर पर इतना तो होता ही है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, होता क्या है ना कि जब हम लोग कोई भी नेता होता है, उस वक्त ऐसा होता है कि वो जो करनी और कथनी, हमेशा ये सवाल होता है कि नेता की करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। वो जो मंच पर बोलते हैं ना, वो ज़मीन पर होता ही नहीं है ना। कई बार ऐसा लगता है, और अभी तो हम मौजूदा सरकार के को तो देख ही लीजिए, वो ये कहते हैं कि भैया पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, और दूसरी तरफ आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि आप तो मित्रों की सरकार है, मित्रों को कहाँ से उतार। तो ये चीज़ें क्या आपके लिए कभी चुनौतीपूर्ण बनती है कि यार मैं जो कह रहा हूँ वो क्या मैं ज़मीन पर उतार भी पाऊँगा, धन है कि नहीं है, पीछे आप देखते हैं इसमें? ऐसा है कि सबसे पहला जो आपने प्रश्न किया, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप जैसे सामने हैं वैसे पीछे होने चाहिए, वैसे ही दाएं होने चाहिए, वैसे ही बाएं होने चाहिए, वैसे ही ऊपर होने चाहिए, वैसे ही नीचे होने चाहिए। निश्चित तौर पर उम्मीद मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और मैं वही बात करता हूँ जो मेरे बस में है, मैं वही बात करता हूँ जो हो सकती है। आपने सरकार के विषय में बात की है, तो मुझे लगता है कि उसके विषय में, उस मोती वाली सरकार के विषय में कुछ भी कहा जाए वो कम है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी के प्रति जागरूक भी हूँ, जिम्मेवार भी हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा हो, चाहे वो आपके सामने बात की जाए, चाहे मैं जनता जनार्दन के बीच में करता हूँ, उसके लिए मैं उसको 100% ओन करता हूँ। जिस विषय को भी, चाहे टूरिज्म का मामला है, चाहे रेल का विषय है, चाहे कनेक्टिविटी का विषय है, चाहे जिला चंबा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता जिला चंबा की होती है, ताकि वहाँ की जनता जनार्दन को ये ना लगे कि कांगड़ा से सांसद है तो हमारी चिंता नहीं। मैं उनको यह सब बिल्कुल महसूस नहीं होने देता। तो वहाँ का, और वहाँ की जो वो डिज़र्व भी करते हैं,
वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोकगीत, वहाँ का जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, उसके हिसाब से तो चंबा को मिला ही कुछ नहीं। बहुत रिच था, बहुत डिजर्व करता है चंबा, हर मामले में रिच है। हमारा भव्य जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, हम टूरिस्ट को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए, लेकिन कोशिश करेंगे और उसके लिए लगे भी हैं पूरे जोर से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो विषय मैंने लोकसभा में उठाए हैं, मैंने मंत्रालय में जाके बात भी की। हाँ, मैं ट्रेन पे ही आना चाह रहा था ना, वो कितना रेलिवेंट है? क्या अब कहते हैं जो अंग्रेज तो वहाँ पर नहीं तो फौजी चाहते तो वो पहुँचा सकते थे, तो क्या आप? मैंने इस विषय में बड़े जोरदार शब्दों में अपनी बात भी रखी है लोकसभा में। आपने सुना भी होगा कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप जो बोलते हैं सब सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं। बिल्कुल। तो उसमें मैंने उसके लिए वाहवाही हुई आपकी? मैंने बड़े विस्तार से इस विषय में चर्चा भी की। रेल मंत्री महोदय बड़े इम्प्रेस हुए, मुझे अगले दिन बुलाया, अपने अधिकारी बुलाए हुए थे उन्होंने। मैंने जब चंबा के विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप उस पर ज़रा जोर मत दीजिए, ये आपका जो कांगड़ा की लाइन है, इसका आपका वैलिड पॉइंट है, आप इस पर जो बात कर रहे हैं बड़ा वैलिड है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन चंबा बहुत स्टीप है, ग्रेड बहुत हाई है, मुश्किल हो सकता है। तब मैंने ये बात की थी माननीय मंत्री महोदय के सामने कि शिमला जो है वो तो चंबा से भी ऊंचा है, उसका ग्रेड तो चंबा से भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली है। वहाँ कैसे ट्रेन पहुँच गई? और वहाँ ट्रेन उस समय पहुँची जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक फ़कीर बाबा भलकू, वो स्टिक लेके आगे के चलते थे, तो अंग्रेज उनके पीछे चलते थे और ट्रैक बन गया। तो अब तो इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास, उसमें माननीय मंत्री जी इम्प्रेस हुए हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ कम से कम सर्वे तो जरूर हो चंबा के बारे में। डलहौजी खजियार वर्ल्ड लेवल के हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, लेकिन आज वो बर्बादी के कगार पे पहुंच गए, तो इसके लिए लगे हैं। और कांगड़ा के विषय में भी, रेल के विषय में मुझे लगता है कि जिस तरह से मंत्री जी का रिस्पांस है, जिस तरह से अधिकारियों का उसका सर्वे शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। इस पर आप कितना सहमत हैं कि कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की प्रकृति राजधानी जो है वो उस वक्त डिक्लेयर कर दिया गया था जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो सत्ता संभाली थी? तो धरातल पर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा जब मुझे लगेगा कि कांगड़ा जो है वो टूरिज्म कैपिटल बन रही है हिमाचल प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जो जाके धन्यवाद देने वाले, मैं सबसे मतलब नहीं बन नहीं रही। आई विल बी द फर्स्ट मैन टू कांग्रेचुलेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी करनी और कतनी आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये विचार है, ये विज़न है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन धरातल पे कुछ नज़र आना चाहिए। होटल्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले उन्होंने कहा, अभी टूरिज्म के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि 200 करोड़ रुपया हम लोगों ने पहली बार कमा के दिया, और दूसरी तरफ जो है उनके 14 होटल जो है वो आप कह रहे हैं कि भैया ये तो ना, इस विषय में मैं क्या बोलूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में निर्णय कर रहे हैं कि इतने होटल जो है उनको प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, और उसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जिनको कैबिनेट दर्जा प्राप्त है वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इस पर विचार करिए। आपस में ही परिवार में विरोधाभास, आपस में परिवार में, ये मुझे कभी देखने को नहीं मिला, कभी सुनने को नहीं मिला। तो वो तो मुझे लगता है कि वो जो निर्णय किया गया वो अपने आप में ही वो विवादों के घेरे में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर विचार करें। आपके चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें, और मैं भी एक सांसद के नाते कह रहा हूँ कि मैं कांगड़ा पार्लियामेंट्री का सांसद हूँ, आप उसको टूरिज्म कैपिटल बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ धरातल पर नज़र आना चाहिए, धरातल पर कुछ नज़र आना, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे कहने और पूछने के लिए बहुत कुछ है छोटे से ही टेन्योर में, लेकिन क्योंकि अभी मुझे इशारे हो रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है ये समय हो चुका है, तो बहुत बहुत स्वागत आपका टीजी मित्र इंडिया की टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद विचित्र जी, आपसे सदा बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो डॉक्टर राजीव भारद्वाज, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सियासत में इतने माहिर, 40 साल कार्यकर्ता रहने के बाद जब इनको सत्ता में एक तरह से हैं, तो जिस तरह से इनका विज़न है और जिस तरह से इन्होंने फैसले लिए हैं वो निश्चित तौर पर आप ही लोगों के सामने है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारी इंटरेक्शन हुई है बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।